आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टैरिफ्स के बारे में और वो आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। फिर हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर्स या जीसीसीज को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है ट्यूसडे 7 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। इमेजिन कीजिए आप अपने फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या नए शूज लेने जा रहे हो। अब सोचिए कि इनका प्राइस बहुत बढ़ गया है। इसीलिए नहीं कि प्रोडक्ट बनाना महंगा हो गया है, बल्कि टैरिफ नाम की एक चीज की वजह से। टैरिफ एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स पर लगाती है। इसका मेन पर्पस होता है कि लोग इंपोर्ट्स के बजाय लोकली मेड प्रोडक्ट्स खरीदें। लेकिन पीटरसन इंस्टीट्यूट की एक नए रिपोर्ट के हिसाब से अगर नए टैरिफ्स लगते हैं तो उनका इम्पैक्ट कुछ अलग ही हो सकता है। प्राइसेस बढ़ेंगे और अमेरिकन कंपनीज के लिए ग्लोबल मार्केट में compete करना और मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले हम प्रपोज टैरिफ्स और उनका इम्पैक्ट समझते हैं। अभी डिस्कशन चल रहा है कि इंपोर्ट्स पर नए टैरिफ्स लगाए जाएंगे। आइडिया ये है कि सभी इंपोर्टेड गुड्स पर 10 to 20% टैरिफ लगाया जाए और चाइनीज गुड्स पे स्पेशली एक 60% टैरिफ लगाया जाए। पीटरसन इंस्टीट्यूट ने इन प्रपोजल्स को एनालाइज किया और देखा कि अगर ये पॉलिसीज बनती है तो इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर्स और इंटरनेशनल ट्रेड पे कैसे इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो चलिए अब इन्हीं इफेक्ट्स को समझते हैं। यूएस काफी इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी चाइना से इंपोर्ट करता है। अभी तक चाइना यूएस के 27% इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स और 18% मशीनरी इंपोर्ट सप्लाई करता है। फिलहाल काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगते, क्योंकि चाइना के अलावा और कोई कंट्री उन्हें इतने बड़ी स्केल पर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर 60% टैरिफ लग गया तो इन प्रोडक्ट्स का प्राइस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं है। चाइना यूएस की 75% टॉयज और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, 40% फुटवेयर और 25% टेक्सटाइल प्रोवाइड करता है। ऐसे में टैरिफ्स लगने से डेली यूज वाली चीजें जैसे डॉल्स, ट्रेनर्स और टी शर्ट्स तक महंगे हो जाएंगे। चाइना से कई इंपोर्टेड कंपोनेंट्स अमेरिकन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर इन कंपोनेंट्स का प्राइस बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में ये अमेरिकन गुड्स को महंगा और ग्लोबल मार्केट में लेस कंपेटिटिव बना सकता है। इसके अलावा मेक्सिको और कनाडा पर भी टैरिफ्स का असर पड़ेगा। मेक्सिको और कनाडा के गुड्स पर भी 25% टैरिफ लगाने का प्रपोजल है। ये काफी डिसरप्टिव हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स काफी इंटीग्रेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार पार्ट मल्टीपल बार बॉर्डर क्रॉस करता है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। अगर हर क्रॉसिंग पे टैक्स लगेगा तो फाइनल कार का प्राइस काफी बढ़ जाएगा, जो अमेरिकन ऑटो कंपनीज के कंपेटिटिवनेस को हर्ट करेगा। इकोनॉमिस्ट क्लेन और माइसनर ने यूएस की 1870 से 1909 के गिल्डेड एज का एनालिसिस किया, जब एवरेज टैरिफ्स 35% थे। रिजल्ट क्या था? प्रोडक्टिविटी कम हो गई। हाई टैरिफ्स की वजह से इनएफिशिएंट और छोटी कंपनीज भी सर्वाइव कर गई, क्योंकि उन्हें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिल गया था। इनोवेशन स्लो हुआ। टैरिफ्स की वजह से मैन्युफैक्चरर्स अपनी क्वालिटी और प्रोसेसेस इंप्रूव करने के बजाय वही पुराने तरीके यूज करते रहे। टेक्सटाइल सेक्टर एक एग्जांपल है। टैरिफ 70% तक थे, फिर भी अमेरिकन टेक्सटाइल्स यूरोपियन क्वालिटी को मैच नहीं कर पाए। टैरिफ्स ने इनोवेशन पुश करने के बजाय कंप्लेसेंसी बढ़ा दिया। रिटेलिएशन का रिस्क भी है। अगर यूएस नए टैरिफ्स लगाता है तो दूसरी कंट्रीज भी रिटेलिएट करेगी। वो यूएस एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगा सकते हैं, जो फार्मर्स और टेक कंपनीज जैसे सेक्टर्स को हर्ट करेगा। टैरिफ्स लगाने का आइडिया इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस और करंट एनालिसिस कहता है कि इनका उल्टा असर हो सकता है। प्राइसेस कंज्यूमर्स के लिए बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेंगी और ग्लोबल कंपटीशन में अमेरिकन कंपनीज पीछे रहेंगे। पीटरसन इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट हमें ये वार्न कर रहा है कि हमें केयरफुली सोचना चाहिए कि ये टैरिफ्स ज्यादा नुकसान तो नहीं करेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रीज को बचाने का प्लान कंज्यूमर्स और इकोनॉमी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाए। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। अगली कहानी में बात करते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज की, और क्यों ये आजकल इंडिया में एक हॉट टॉपिक बन गए हैं। नाइट फ्रैंक, डेलॉयट और दूसरे एनालिस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से जीसीसीज अभी के सबसे डायनामिक और फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक है।
प्रोजेक्शंस के मुताबिक 2030 तक ये इंडिया के इकोनॉमी में $110 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने सोचा क्यों ना एक नज़र डाली जाए इस पर। जीसीसीज होते क्या है, इंडिया में ये क्यों बूम कर रहे हैं और ये हमारे कंट्री, टैलेंट और इकोनॉमी के लिए क्या मतलब रखते हैं। चलिए इन सवालों के जवाब पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जीसीसीज का मतलब क्या है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या एमएनसीज के ऑफशोर हब्स होते हैं जो इनके बिजनेस प्रोसेसेस और फंक्शंस हैंडल करते हैं। इसको लूजली एक बैक ऑफिस समझ सकते हैं, पर ये सिर्फ डेटा एंट्री तक लिमिटेड नहीं है। पहले ये कॉस्ट सेविंग के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब ये एक काफी बड़ी स्ट्रेटेजिक चॉइस बन चुका है। आज की जीसीसीज कुछ हाई वैल्यू और कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, जैसे R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, AI का इम्प्लीमेंटेशन, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और तो और कस्टमर एक्सपीरियंस इनोवेशन भी। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक टेक जायंट एक नया AI ड्रिवन प्रोडक्ट बना रहा है या एक ग्लोबल बैंक फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए मैसिव डेटा सेट्स एनालाइज कर रहा है, तो इसका कुछ काम इंडिया के जीसीसीज में हो रहा होगा। अब बात करते हैं इंडिया के जीसीसी इकोसिस्टम के साइज की। जीसीसी फुटप्रिंट का 50% से ज्यादा हिस्सा इंडिया में है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 2023 के डेटा के मुताबिक इंडिया में लगभग 1600 जीसीसीज है। ये 1.5 मिलियन लोगों को जॉब्स दे रहा है और ये नंबर्स बढ़ने वाले हैं। प्रेडिक्शंस के मुताबिक 2025 तक ये 1900 सेंटर से ज्यादा हो जाएंगे और 2 मिलियन प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट देंगे। पर इंडिया जीसीसीज के लिए इतना पॉपुलर क्यों है? इसका जवाब कुछ की फैक्टर्स में है, जिनमें से सबसे पहला है टैलेंट। इंडिया के पास हाईली स्किल्ड टैलेंट का एक बड़ा पूल है। यहाँ हर साल 1.5 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होते हैं जो आईटी, इंजीनियरिंग और डेटा सेंट्रिक रोल्स के लिए रेडी होते हैं। ये टैलेंट का सिर्फ एक बड़ा सप्लाई ही नहीं है, ये टैलेंट अडेप्टेबल भी है। दूसरा फैक्टर है कॉस्ट एफिशिएंसी। इंडिया के लेबर कॉस्ट वेस्टर्न मार्केट के कंपैरिजन में काफी कम है, हाईली स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए भी। राइजिंग वेजेस और इन्फ्लेशन एक कंसर्न जरूर है, पर कॉस्ट एडवांटेज अभी भी काफी ज्यादा है। तीसरा फैक्टर है लोकेशन। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे सिटीज में वाइब्रेंट टेक इकोसिस्टम्स है, जहां स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस काफी एक्टिव है। और चौथा और आखिरी फैक्टर है गवर्नमेंट सपोर्ट। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे पॉलिसीज ने एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया है। हैदराबाद का जीनोम वैली लाइफ साइंसेज के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हब है, जो फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर जीसीसीज को अट्रैक्ट करता है। इस स्टोरी को खत्म करते हुए हम अब बात करेंगे जीसीसीज के स्केल और इम्पैक्ट की। इंडिया के जीसीसीज लगभग 202.6 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रेड ए ऑफिस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं टॉप 6 सिटीज में। बेंगलुरु और हैदराबाद मिलकर इस स्पेस का लगभग 40% अकाउंट करते हैं, जो इनकी डोमिनेंस को दिखाता है। अकेले अमेरिकन कंपनीज के जीसीसीज ही टोटल लीज स्पेस का 58% ऑक्यूपाई करते हैं, जो दिखाता है कि इंडिया यूएस बेस्ड कॉर्पोरेशंस के लिए जीसीसीज कितने अट्रैक्टिव है। इंडिया के जीसीसीज का लगभग 65% आईटी या आईटीईएस मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज और बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर से आता है। पर लाइफ साइंसेज और इंजीनियरिंग जैसे नए एंट्रेंट्स भी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। अगर देखा जाए, जीसीसी सिर्फ एक कॉस्ट सेविंग मैकेनिज्म नहीं रहे, ये अब इनोवेशन और हाई वैल्यू टास्क का हब बन चुके हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी और टैलेंट को ग्लोबल स्टेज पर एक नए लेवल पर ले जा रहा है। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, फॉक्सकॉन ने Q4 2024 में एनवीडिया जैसे क्लाइंट से एआई सर्वर्स के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से $64.72 बिलियन का रिकॉर्ड रेवेन्यू पोस्ट किया। ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्लैट ग्रोथ को ऑफसेट कर रहा है। 2024 में फॉक्सकॉन के शेयर 76% बढ़े, जो उनकी हाई मार्जिन एआई और क्लाउड सॉल्यूशंस की तरफ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 2.56 रुपीस पर किलोवाट आवर्स के टैरिफ पर उत्तर प्रदेश में 1000 MW का सोलर प्रोजेक्ट सिक्योर किया, जो उनकी ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को और स्ट्रांग बनाता है। ये कंपेटिटिव प्राइसिंग सोलर पावर की अफोर्डेबिलिटी को हाईलाइट करता है और इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को आगे बढ़ाने में एनटीपीसी के रोल को मजबूत बनाता है। और फाइनली, इंडिया के एफएमसीजी सेक्टर में Q3 FY25 के दौरान रूरल डिमांड अर्बन डिमांड के कंपैरिजन में डबल रेट पर ग्रो हुई। रूरल सेंटिमेंट से 5.7% की वैल्यू ग्रोथ ड्राइव हुई।
लेकिन अर्बन एरियाज में इन्फ्लेशन और हाई हाउसिंग कॉस्ट जैसे चैलेंजेस मार्जिन्स को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसका रिकवरी अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में एक्सपेक्टेड है। तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।